हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे एक नए पेपर के साथ, एल डी सी ई ए डी डबल ई का जो एग्ज़ाम एस सी आर साउथ सेंट्रल रेलवे द्वारा कंडक्ट कराया गया था ऑन द डेट 25 जून 2022 को। तो आज का यह वीडियो इसी पेपर को डेडिकेटेड है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश को खा क्षेत्र के अंदर वर्गीकृत किया गया? ठीक है, तो यहाँ यूनियन टेरिटरी की बात की जा रही है। ठीक है, लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़ एंड अंडमान निकोबार। तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, ठीक है, और चंडीगढ़, इनको जो है तो खाद्य क्षेत्र के अंदर वर्गीकृत किया गया है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर खेर, गोविंद वल्लभ पंत, श्री ललित नारायण मिश्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री बाल गंगाधर खेर। बाल गंगाधर खेर, जिसको हम बीजी खेर कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द परसुएंस टू द प्रोविजंस दैट इज मेंशनड इन आर्टिकल 344 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो याद रखिए 344 जो आर्टिकल है उसमें उसका जो मेन प्रोविजन है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लैंग्वेज कमीशन। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। और जो पहला ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ऑन द जून 7 1955 को किया गया था बाय नोटिफिकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, और इसके लिए जो इसको चेयर किया था बेसिकली वह श्री बीजी खेर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रवीण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने पर दिए जाने वाले एक मुश्त पुरस्कार की राशि क्या है? तो यहाँ लमसम अवार्ड पूछा गया है प्रवीण पाठ्यक्रम के लिए। ठीक है, तो लमसम अवार्ड ऑन पासिंग द एग्जामिनेशन ऑफ हिंदी टीचिंग स्कीम थ्रू पर्सनल एफर्ट्स अगर बात करें तो प्रबोध एग्जामिनेशन के लिए यह 1600 रुपीज़ है। प्रवीण एग्जामिनेशन के लिए यह 1500 रुपीज़ है। ठीक है, प्रबोध के लिए 1600 रुपीज़ है, प्रवीण के लिए 1500 रुपीज़ है, प्रज्ञा एग्जामिनेशन के लिए 2400 रुपीज़ है, और हिंदी टाइपिंग एग्जामिनेशन का जो लमसम अवार्ड है वह 1600 रुपीज़ है, इक्वल टू प्रबोध एग्जामिनेशन, और हिंदी स्टेनोग्राफी एग्जामिनेशन का यह 3000 रुपीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली अगर हम बात करें तो प्रवीण पाठ्यक्रम के लिए जो एक मुश्त पुरस्कार की राशि है वह कितना है? 1500 रुपीज़। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है हर वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 के दिन जो है तो हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट है गा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन से हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़, ये तो बी के अंतर्गत आते हैं। बा क्षेत्र के अंतर्गत मतलब गुजरात, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। ठीक है, और कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, उपरोक्त सभी। तो बेसिकली यहाँ पे तमिलनाडु जो है तो वह किसी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन कर्नाटक और केरल जो है तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट तमिलनाडु को अलग रखा गया है। ठीक है, तमिलनाडु किसी भी क्षेत्र का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है 105 की बात करें अगर, वर्ष 1967 में संशोधित राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? तो वर्ष 1967 में संशोधित किया गया था राजभाषा अधिनियम 1963। तो उसके अंदर कितनी धाराएं हैं? 7 धाराएं, 9 धाराएं, 11 धाराएं और 8 धाराएं। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 9 सेक्शंस। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टोटल 9 धाराएं हैं। नेक्स्ट है जब संविधान को स्वीकार किया गया तो प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया था?
तो स्टार्टिंग में टोटल 14 लैंग्वेजेस थे, बाद में 8 भाषाओं को और जोड़ के अभी करंट में जो है 8 शेड्यूल है, उसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। और ऑफिशियल लैंग्वेज अगर बात करें तो पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है। और ये इसके लिए आर्टिकल अगर डेडिकेटेड है तो 343 टू 351 तक का आर्टिकल डेडिकेटेड है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधान है? तो भारत जो है वह संघ की राजभाषा है, और इसके लिए आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल, तो यहाँ पे भारत संघ की राजभाषा के बारे में बात की गई है। तो संविधान सभा में राजभाषा पर 3 दिन की लंबी बहस चली, और उसके बाद जो है तो 14 सितंबर 1949 को संविधान ने हिंदी को सर्वसम्मति से राजभाषा का दर्जा दे दिया। और हमारे संविधान में भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा को लेकर विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है। जिसके अंदर आर्टिकल 343 क्लॉज 1 जो है वह हमारा बताता है कि भारत संघ की भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, और संघ के सरकारी कार्यों में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होगा। ठीक है। और इसी प्रकार 343 आर्टिकल 2 जो है 343 क्लॉज 2 है, इसमें यह बोला गया है कि संविधान लागू होने के 15 सालों तक, यानी 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1965, ठीक है, टोटल 15 साल हो गए, तक अंग्रेजी भाषा सरकारी कार्यों में पहले की तरह इस्तेमाल होती रहेगी। ठीक है। यह आर्टिकल 343 क्लॉज 2 में बोला गया। ठीक है। आपको 344 आर्टिकल बता ही दिया है हमने कि इसमें राजभाषा आयोग के गठन की बात कही गई है। ठीक है। जिसके अंदर जो है तो एक आयोग बनाया गया जिसमें 30 सदस्यों की संसदीय समिति गठित की जाएगी, और 20 लोग जो है लोकसभा से और 10 लोग राज्यसभा से होंगे, और ये समिति अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगी। ऐसा बोला गया आर्टिकल 344 में। ठीक है। तो आर्टिकल 343 जो है बेसिकली इसके अंदर बोला गया है कि भारत संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधान को दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आ गया, संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है? तो हमने बता दिया है आपको पहले ही, भाग 17 जो है, ठीक है, इसके अंतर्गत है। तो भाग 17 जो है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। भाग 18 के अंतर्गत इमरजेंसी प्रोविजंस दिए हुए हैं। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा जो भाग यह है 16 है, तो पार्ट 16 बेसिकली दैट इज इस बेसिकली यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं फॉर सर्टेन क्लासेस के लिए, कुछ स्पेशल प्रोविजंस है। ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो यह है 9 दिस इज पार्ट 14 जो है यह बेसिकली फॉर इलेक्शंस के लिए है। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन इसके अंतर्गत आएगा, दैट इज आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329 जो है यह इसका पार्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, आर्टिकल क्वेश्चन 101 पूछा जा रहा है यहाँ पे, गा क्षेत्र में स्थित एक आदर्श मंडल को हिंदी के प्रचार और उपयोग हेतु 1 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये एक अलग सा क्वेश्चन दिखा मेरे को। ठीक है, कि गा क्षेत्र में स्थित एक आदर्श मंडल को हिंदी के प्रचार और उपयोग हेतु 1 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसका आंसर होगा आचार्य रघुवीर रनिंग शील्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। तो गा क्षेत्र में मिलेगा यह आचार्य रघुवीर रनिंग शील्ड। ठीक है। इसके अलावा रेल मंत्री राजभाषा शील्ड या ट्रॉफी जो भी है, दैट विल बी गिवन टू अ रेलवे ऑब्लिक प्रोडक्शन यूनिट्स फॉर डूइंग मैक्सिमम वर्क इन हिंदी। ठीक है। अगर कोई रेलवेज या प्रोडक्शन यूनिट्स जो है अपना मैक्सिमम वर्क हिंदी में करता है तो उसके लिए रेल मंत्री राजभाषा शील्ड या ट्रॉफी दी जाएगी। इसके अलावा आचार्य किशोरी दास वाजपेयी रनिंग शील्ड जो है वह रेलवे बोर्ड डायरेक्टरेट्स को मिलेगी। ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रनिंग शील्ड्स जो है वह बेस्ट डिवीजन सिचुएटेड इन ए एंड बी रीजन्स के लिए, ए और बी क्षेत्र में जो भी बेस्ट डिवीजन्स होगा उसके लिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रनिंग शील्ड्स मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा सी रीजन्स के लिए मैंने बता दिया आपको, अगर कोई बेस्ट डिवीजन है तो उसके लिए आचार्य रघुवीर रनिंग शील्ड मिलेगी। शिव सागर मिश्रा रनिंग शील्ड, शिव सागर मिश्रा रनिंग शील्ड फॉर प्रोडक्शन यूनिट्स इन ए एंड बी रीजन्स के लिए मिलेगी।
और रेल मंत्री राजभाषा शील्ड और ट्रॉफी फॉर प्रोडक्शन यूनिट सिचुएटेड इन सी रीजन्स। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्शन यूनिट्स जो ए और बी रीजन्स पे सिचुएटेड है तो उसको शिव सागर मिश्रा रनिंग शील्ड से नवाजा जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा इसके अलावा, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, ये तो काफ़ी पुराना है, रेल बजट 2020-2021। तो ये क्वेश्चन अब तो किसी काम का नहीं रहा अपने। ठीक है, लेकिन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है, रेल बजट में घोषित किसान रेल का उपयोग डैश डैश परिवहन के लिए किया गया। ठीक है, तो दिस इज अ कोविड टाइम। ठीक है, तो इस केस में जो है, तो प्रवासी श्रमिक, सीमांत किसान, निशुल्क उर्वरक, बीज और कीटनाशक, खराब होने वाली वस्तुएं, राष्ट्रीय शीत श्रृंखला के लिए दूध, मांस, सब्जियां। ठीक है, तो बेसिकली ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से व्यय नियंत्रण की विधि नहीं है। तो यहाँ पे किसान रेल का हमने देख लिया, जो भी पेरिशेबल आइटम्स थे हमारे, है ना, तो उनके लिए चलाया गया था, और तो ऑप्शन नंबर डी जो है तो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद है, विच इज़ नॉट अ मेथड फॉर एक्सपेंडिचर कंट्रोल। एक्सपेंडिचर कंट्रोल का कौन सा मेथड नहीं है? बजटरी कंट्रोल एंड फाइनेंशियल रिव्यूज, इंटरनल ऑडिट एंड कैग ऑडिट, रिव्यू ऑफ अनसैंक्शनड एंड ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, मटेरियल मॉडिफिकेशन एंड प्राइस वेरिएशन क्लॉज। तो इसका आंसर हो जाएगा मटेरियल मॉडिफिकेशन एंड प्राइस वेरिएशन क्लॉज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर कंट्रोल का मेथड नहीं है। तो मटेरियल मॉडिफिकेशन कब करना होता है? जब भी हमारा कोई टेक्नोलॉजी में कोई भारी चेंज होता है। ठीक है, तो इस केस में हमको जो है, तो एक मटेरियल जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है उससे स्विच होकर एक नया मटेरियल हमको परचेस करना हमारी मजबूरी होती है। ठीक है, तो दैट इज़ नॉट द मेथड ऑफ एक्सपेंडिचर कंट्रोल। इसके अलावा जो हैं, तो ये सभी जितने मेथड्स हैं वो सब एक्सपेंडिचर कंट्रोल के मेथड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस वेरिएशन क्लॉज भी कभी जैसे इन्फ्लेशन हुआ या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ ऐसा क्लॉज लाया गया जिसके कारण क्या हो गया, प्राइस वेरिएशन क्लॉज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द 5 वॉच वर्ड्स फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जनहित में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 5 वॉच वर्ड्स कौन कौन से हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर को लेके? ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, वैल्यू फॉर मनी, क्वालिटी, टाइम। ठीक है, इसके अलावा चेक्स एंड बैलेंसेस, एक्सचेकर कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, कैग ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशंस, मीडिया कवरेज, बजटरी रिव्यू, इंटरनल ऑडिट, नन ऑफ द एबव। ठीक है, ठीक है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंतर्गत अगर बात करें, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर दैट इज इनकर्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज टू सेटिस्फाई दोज कॉमन wants which the people in their individual capacity are unable to satisfy efficiently। ठीक है, तो सरकार द्वारा किया हुआ एक्सपेंडिचर बेसिकली जो कि एक कॉमन मैंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और वह अकेला नहीं कर सकता उस चीज़ को, तो उसको हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो 5 वॉच वर्ड्स है, दैट इज अ ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, वैल्यू फॉर मनी, क्वालिटी एंड टाइम। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा है, बजट रिव्यूज कंडक्टेड ऑन रेलवेज और। तो बजट रिव्यूज कौन कौन से यहाँ पूछा जा रहा है जो रेलवेज की तरह कंडक्ट किए जाते हैं? अगस्त रिव्यू, रिवाइज एस्टिमेट, बजट एस्टिमेट, फाइनल मॉडिफिकेशंस। तो अभी अगस्त रिव्यूज बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो है, तो जो हमारा रिवाइज एस्टिमेट, बजट एस्टिमेट है और फाइनल मॉडिफिकेशंस है, ये जो है दीज आर द बजट रिव्यूज कंडक्टेड ऑन रेलवेज। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सॉरी, मतलब ऑप्शन नंबर ए मीन्स बी एंड सी। ओके, अगस्त रिव्यूज को भी बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, एज पर आर्टिकल 113 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बजट एस्टिमेट्स आर प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट इन द फॉर्म ऑफ। आर्टिकल 113 क्लॉज 2 की बात करें अगर, तो जो बजट एस्टिमेट्स को प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, मींस लोकसभा में, इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट एंड फाइनेंस अकाउंट्स। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज डिमांड फॉर ग्रांट्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो बजट एस्टिमेट्स को जो है डिमांड फॉर ग्रांट्स के रूप में प्रेजेंट किया जाता है इन द लोअर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज एक्सपेंडिचर इज वोटेड बाय पार्लियामेंट, सैंक्शनड बाय फाइनेंस कमिश्नर ऑफ रेलवेज, सैंक्शनड बाय चेयरमैन रेलवे बोर्ड, सैंक्शनड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, तो चार्ज एक्सपेंडिचर मैंने बताया था आपको, एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, दैट इज वोटेड एक्सपेंडिचर एंड अनदर इज अ चार्ज एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इस केस में अगर बात करें तो दिस चार्ज एक्सपेंडिचर इस जो है इस पर पार्लियामेंट में कोई वोटिंग नहीं होती। ठीक है, और इसको जो है सैंक्शन बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, इट इज़ सैंक्शन बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके लिए कोई वोटिंग नहीं होती। नेक्स्ट है, परसेंटेज ऑफ वर्किंग एक्सपेंसेस टू ग्रॉस अर्निंग्स इज नोन एज। तो परसेंटेज ऑफ वर्किंग एक्सपेंसेस टू ग्रॉस अर्निंग इज नोन एज ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वर्किंग एक्सपेंसेस टू द ग्रॉस अर्निंग्स इज कॉल्ड अ ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 पे आएंगे। पूछा जा रहा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर टू आर्टिकल 112 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज एनुअल बजट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, विच आर द फॉलोइंग एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल, ए बी सी एफ ओ आर टी ए एन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 92 के अंदर जो बेसिकली ए बी सी एनालिसिस होता है हमारा, दैट इज द पार्ट ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो वी ई डी एनालिसिस होता है हमारा। ठीक है, वाइटल, एजेंशियल और डिजायरेबल। ठीक है, इसके अलावा जस्ट इन टाइम होता है। ठीक है, इसके अलावा ई बी सी जैसे हो ही गया, आपको बताया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा है, विच आर द फॉलोइंग फंड इज यूज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओवर एज्ड एसेट्स। तो ओवर एज्ड एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए जो है तो डी आर एफ फंड को यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड्स इज़ यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ ओवर एज्ड एसेट्स। ठीक है, तो 91 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है, द पी यू दैट इज प्राइमरी यूनिट फॉर चार्जिंग कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो कौन सी प्राइमरी यूनिट्स जो है रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी यूनिट्स मींस ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर चार्जिंग कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज़ अ प्राइमरी यूनिट नंबर 30। ठीक है, 32 जो है दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट, 28 दैट इज अ कॉस्ट ऑफ आइटम फ्रॉम दैट मीन्स नॉन स्टॉक आइटम्स का जो कॉस्ट होगा, स्टॉक आइटम का कॉस्ट जो होगा वह 27 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 89, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रियटी। मैंने यह क्वेश्चन जो है तो लगभग हर एक पेपर में देखा है, तो मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि इस क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ के जाएं। पूछा जाया है, एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी मोर देन डिमांड, इट शुड नॉट बी यूज फॉर ऑन बेनिफिट, टी ए शुड नॉट बी सोर्स ऑफ इनकम, पब्लिक मनी फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सनस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा public money is for benefit of persons, it is not a canons of financial propriety। so option number D is the right answer। next है क्वेश्चन नंबर 88 पे आएंगे। Indian Railways plans to become a green railway stations by 2030 with a net zero carbon emissions towards this end, how much megawatt of energy through rooftop solar panels is envisaged? 500 मेगावाट, 250 मेगावाट, 350 मेगावाट एंड 300 मेगावाट। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 500 मेगावाट। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, डिविडेंड पेएबल बाय इंडियन रेलवेज आफ्टर द मर्जर ऑफ रेलवे बजट विद अ जनरल बजट। तो जब भी मैंने बोला यहाँ पे कि इंडियन रेलवे ने जब भी क्या हुआ, रेलवे बजट और जनरल बजट का मर्जर हो गया, तो इस केस में वो डिविडेंड डिविडेंड जो है तो गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? 2% ऑफ कैपिटल एट अ चार्ज ऑफ आई आर नील, 1% ऑफ कैपिटल एट चार्ज नोशनल अमाउंट ऑफ 100 करोड़ एवरी ईयर। इसका आंसर हो जाएगा नील। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रेलवे बजट अनाउंसमेंट्स। तो रेलवे बजट अनाउंसमेंट्स को मॉनिटरिंग करने का ऑनलाइन पोर्टल, उसका नाम क्या है?
तो पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रेलवे बजट अनाउंसमेंट, रेलवे बजट अनाउंसमेंट्स के लिए जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग है उसके लिए पोर्टल है, दैट इज ई समीक्षा। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्लान एट 3600 denotes pure signaling works, track renewables, other electrical works and traffic facilities। तो प्योर सिग्नलिंग वर्क्स के लिए अगर बात करें तो प्लान हेड 33 है, ठीक है, दैट इज सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस, ठीक है, एसएनटी वर्क्स के लिए प्लान हेड 33 है, ठीक है। अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स के लिए प्लान हेड 36 है। सो अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स इंक्लूडिंग टीआरडी, ठीक है, इसके अंदर प्लान हेड 36 आता है। ट्रैक रेनेबल्स जो है प्लान हेड 31 का पार्ट है और ट्रैफिक फैसिलिटीज प्लान हेड 16 का पार्ट है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इनकरिंग एक्सपेंडिचर इज अकॉर्डेड एट दिस स्टेज। देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपको, ये क्वेश्चन अभी एलडीसी में पूछा गया था, अभी जो नायर ने एलडीसी कंडक्ट कराया गया था तो उसके अंदर यही सेम क्वेश्चन उठा के पूछ दिया गया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है of the competent authority that is the part of is that is accorded at this stage: abstract estimate, detailed estimate, revised estimate and completion estimate, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज अ एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन हाउ मेनी एब्स्ट्रैक्ट्स आर देयर करस्पॉन्डिंग टू ईच सब मेजर हेड। तो अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन के अंदर कितने एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, फॉर ईच सब मेजर हेड 11, 12, 13 और 16, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 13। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो टोटल एब्स्ट्रैक्ट ए जो है दैट इज अ जनरल सुपरिंटेंडेंट एंड सर्विसेज से लेके एब्स्ट्रैक्ट ओ तक है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन फॉर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट ओ और ए टू ओ इसके बीच में जो है तो एब्स्ट्रैक्ट आई एब्सेंट है, मतलब आई नहीं है। इसके अलावा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई छोड़ के फिर जे के एल एम एन ओ, तो इस तरह से टोटल 13 एब्स्ट्रैक्ट जो हैं वह ई सब मेजर हेड के अंदर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है द रेलवे बजट हैज़ बीन मर्ज्ड विद अ जनरल बजट विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो ये क्वेश्चन भी वेरी कॉमन क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। सो विथ इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2017-18, ठीक है, दिस रेलवे बजट हैज़ बीन मर्ज्ड विद द जनरल बजट। सो 2017-18 इज द राइट आंसर। 2016 में इसको अनाउंस किया गया था, ठीक है। फॉर वॉट पीरियड इन पुलिस कस्टडी सफिशियंट टू पुट एन एम्प्लॉय अंडर डीम्ड सस्पेंशन। सो पीरियड एक्सीडिंग 48 आवर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट है फॉर वॉट पर्पज इज SF3 यूज्ड। तो स्टैंडर्ड फॉर्म 3 का यूज़ किसके लिए किया जाता है? क्लेमिंग सब्सिस्टेंस अलाउंस, फॉर स्पेशल अलाउंस, फॉर रेगुलर सैलरी, फॉर लीव। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, फॉर क्लेमिंग सब्सिस्टेंस अलाउंस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, नंबर ऑफ डेज ज्वाइनिंग टाइम एलिजिबल इन केस ऑफ ट्रांसफर टू द प्लेस मोर देन 1000 किलोमीटर। तो मोर देन 1000 किलोमीटर के केस में जो हमारा ज्वाइनिंग टाइम लीव होगा, ठीक है, दैट विल बी अ 12 डेज, ठीक है। सो 12 डेज इज़ द राइट आंसर। तो 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच का अगर है तो इस केस में उसको 12 डेज होगा, और 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है तो 15 डेज मिलेगा ज्वाइनिंग टाइम लीव, ठीक है। व्हाट इज़ द सीलिंग ऑफ एक्स ग्रेसिया कंपनसेशन अंडर ECA, ठीक है, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 अंडर सेक्शन 124 ऑफ द रेलवे एक्ट 1989। तो अंडर रेलवे एक्ट 1989 के अंदर जो है यहाँ पे एक्स ग्रेसिया कंपनसेशन पूछा है अंडर एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट, ठीक है, सेक्शन 124। 50 लाख, 40 लाख, 65 लाख, 25 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज अ 25 लाख। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट अलाउड टू बी इंगेज्ड एज अ डिफेंस काउंसिल? अ सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय, अ लीगल पेटिशनर, अ रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय, अ ट्रेड यूनियन ऑफिशियल, ठीक है। तो जो लीगल पेटिशनर है वह एज अ डिफेंस काउंसिल
दैट कैन नॉट बी अलाउड टू इंगेज। सो लीगल पिटिशनर को जो है तो नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो सर्विंग रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं या रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं या ट्रेड यूनियन ऑफिशियल्स हैं, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ डिफेंस काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 76 की बात करेंगे। नंबर ऑफ मीटिंग्स हेल्ड एट अ जोनल पीएनएम, दैट इज अ परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी लेवल, इन अ ईयर। तो नंबर ऑफ मीटिंग्स हेल्ड एट अ जोनल पीएनएम, तो 3, 4, 5, 6, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज अ 4। ठीक है, तो जोनल पीएनएम लेवल पे एक साल में टोटल 4 मीटिंग्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। विच फॉर्म इज यूज टू अपॉइंट अ प्रेजेंटिंग ऑफिसर? SF8, SF4, SF1, SF2। ठीक है, तो SF4 जो होता है बेसिकली वह होता है रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए। ठीक है, SF3 आपको बता दिया बेसिकली सबसिस्टेंस अलाउंस के लिए होता है। SF1 सस्पेंशन, SF2 डीम्ड सस्पेंशन, SF8 is for the appointment of presenting officer. So option number A is the right answer. From method of elimination we can choose correct answer. What is the statutory limit of the hours of employment of EI category? 60 hours a week, 75 hours a week, 45 hours a week, 54 hours a week। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 75 hours a week। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टेचुटरी लिमिट ऑफ द आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंटेंसिव कैटेगरी, इसके लिए पूछा है। 60 आवर्स, 75 आवर्स, 45 आवर्स, 54 आवर। ठीक है, तो 73 नंबर, दैट इज द 45 आवर्स अ वीक। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टेचुटरी लिमिट पूछा गया है, यहाँ भी स्टेचुटरी लिमिट पूछा गया है। ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट कुछ अलग होता है। स्टैंडर्ड आवर्स अगर बात करें तो इंटेंसिव कैटेगरी के लिए जो स्टैंडर्ड आवर है दैट इज अ 42 आवर पर वीक है, लेकिन जो स्टेचुटरी लिमिट है दैट इज द 45 आवर्स इन अ वीक है। ठीक है, स्टेचुटरी लिमिट को सेक्शन 132 ऑफ रेलवे एक्ट 1989 के तहत जो है तो इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए कि जो HOER में सेक्शन 132 ऑफ रेलवे एक्ट 1989 है उसके तहत स्टेचुटरी लिमिट को बनाया गया है। ठीक है, सेक्शन 132 को याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो 75 आवर्स इन अ वीक जो है वह EI कैटेगरीज के लिए स्टेचुटरी लिमिट है। इसके और जो हमारा स्टैंडर्ड आवर होगा दैट इज अ 40 आवर प्लस 12 to 24 आवर एडिशनल इसमें काउंट किया जाएगा। ठीक है, वहीं कंटिन्यूअस कैटेगरीज में अगर बात करें तो 54 आवर्स पर वीक जो होगा वह स्टैट्यूटरी लिमिट होगा, और 48 आवर्स पर वीक जो होगा वह स्टैंडर्ड आवर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द अमाउंट ऑफ लीव ऑन हाफ एवरेज पे दैट कैन बी अवेल्ड ऑफ वन स्पेल शैल बी लिमिटेड टू। तो 20 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ, 90 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे LAP पूछा है, लीव ऑन हाफ एवरेज पे LHAP दैट कैन बी अवेल्ड इन वन स्पेल शैल बी लिमिटेड टू 24 मंथ्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसके अलावा 20 डेज LHAP मिलता है कैलेंडर ईयर में। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्यूमुलेशंस दैट मे बी ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट और ऑन प्राइवेट अफेयर्स जो भी है। इसके अलावा इट मे बी कम्यूटेड बाय सरेंडरिंग 2 डेज ऑफ LHAP फॉर 1 डे ऑफ LAP विदाउट एनी लिमिट इन केस ऑफ मेडिकल ग्राउंड्स एंड अप टू 180 डेज इन अदर केसेस। ठीक है, और इसके अलावा LHAP दैट कैन बी अवेल्ड ऑफ इन वन स्पेल शैल बी लिमिटेड टू 24 मंथ्स whether combined with any other kind of leave or not. So option 24 month is the right answer. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 पे आएंगे। पूछा गया है, रेलवे सर्वेंट इज इंटाइटल्ड फॉर क्रेडिट ऑफ डैश डैश डेज ऑफ LAP इन अ ईयर। तो टोटल जो है 30 डेज का LAP मिलता है रेलवे सर्वेंट्स को इन अ कैलेंडर ईयर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है तो रैपिड फायर राउंड होगा क्योंकि यहाँ पे GK सेक्शन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो पूछा गया है, ठीक है इसको हम दूसरे वीडियोस में स्टार्ट करते हैं।
जिसमें हम जीके और जो टेक्निकल सेक्शन है इसको कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर मेंटेनिंग सच अ पेशेंस। अगर आप को वीडियो बोरिंग लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।